नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे खनिज लवण अर्थात मिनरल्स की। विटामिन्स के बाद यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट की परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए तो शुरू करते हैं और बिना किसी देर के। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा विटामिन्स के बारे में। विटामिन जल में घुलनशील बी और सी तथा वसा में घुलनशील ए डी ई के। आशा करता हूँ सब आपको अच्छे समझ में आया होगा। विटामिन्स के बाद बात करते हैं खनिज की। जब मैंने आपको भोजन पढ़ाया था तो मैंने भोजन के आपके दो पार्ट पढ़ाए थे। भोजन के पहले घटक पढ़ाए थे मैंने कार्बनिक, आपको याद होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे पढ़ाए थे अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक में आपको फैट पढ़ाया था अर्थात वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। ये चार चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। चारों की बात आपसे अच्छे से हो चुकी है। अकार्बनिक में दो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जल और आपको पढ़ने मिलेंगे खनिज लवण। तो अब यहाँ बात आपसे होगी खनिज लवण की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स हमें बहुत सारे खान पान की वस्तुओं के द्वारा, साथ ही पानी के द्वारा बहुत सारे मिनरल्स हमारे शरीर में पहुँचते हैं। और ये मिनरल्स जो हैं वो हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। शरीर के उचित स्वास्थ्य के लिए जो खनिज लवण की हम आपसे बात कर रहे हैं, इन मिनरल्स की आपसे बात हो रही है, इन मिनरल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये शरीर के उचित विकास में अपना रोल प्ले करते हैं। शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। शरीर की बहुत सारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा इन मिनरल से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इनसे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। और याद रखिएगा, जैसे हमने विटामिन्स को सहायक आहार कहा, मैंने बताया था हॉपकिंस ने सहायक आहार की संज्ञा दी है। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। इसी तरह से खनिज को अल्प पोषक तत्व कहा जाता है। खनिजों को अल्प पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि ये हमें अल्प मात्रा में ही इनकी आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता नहीं होती। तो देखिएगा, खनिज लवण की अगर बात करें तो कैल्शियम की बात करेंगे, फास्फोरस की, आयरन की बात करेंगे, कोबाल्ट की बात करेंगे, इसके अलावा आयोडीन की बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे। ये वे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हर एक परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत आवश्यक हैं कि एक इंसान के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर आपको मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने खान पान में इन मिनरल्स को शामिल करें, जिससे कि आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन ठीक से चल सकें या किसी भी रोग से लड़ने में मिनरल्स आपकी हेल्प कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनरल्स शरीर के उचित विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। पहली लाइन मैंने आपको बताई थी कि शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इनसे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। याद रखिएगा, मिनरल से शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। केवल और केवल ये बॉडी के अच्छे डेवलपमेंट और शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इन्हें अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। इनको अल्प पोषक तत्व कहा जाता है। इनको अल्प पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि ये अल्प मात्रा में ही इनकी आवश्यकता होती है। याद रखिए, कुछ महत्वपूर्ण खनिज की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कैल्शियम। आप जानते हैं कैल्शियम दांतों और हड्डियों के निर्माण और उसकी मजबूती के लिए, हमारे दांत जो होते हैं और हड्डियां जो होती हैं उनका निर्माण भी कैल्शियम से होता है। हालांकि कैल्शियम के अलावा और भी उसमें तत्व शामिल होते हैं, बात करेंगे कौन कौन से। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो हमारे दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है। दांत और हड्डियों के निर्माण और उनकी मजबूती में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। पहला पॉइंट तो आप सब जानते हैं, बहुत कॉमन है। ध्यान रखिएगा, रुधिर स्कंदन इंग्लिश में कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको चोट लग जाती है, मान लीजिए आपको यहाँ कट लग गया तो खून निकलना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद वहाँ पे क्या होता है, एक क्लॉट बन जाता है, एक थक्का बन जाता है, जिससे कि ब्लड रुकना बंद हो जाता है। अब याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि रक्त का थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो सबसे पहली चीज़ विटामिन के, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। विटामिन के आवश्यक है रक्त के थक्के के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके रक्त में पाई जाती हैं। ये खून के अंदर होती हैं। इनकी बात हम रक्त का चैप्टर जब डिटेल में पढ़ेंगे कोर बायोलॉजी में, तब बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपके रक्त का थक्का जमने में मदद करती है वो होती है कैल्शियम। याद रखिएगा, रक्त का थक्का अर्थात आपके ब्लड का क्लॉट बनने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक हैं। विटामिन के की आवश्यकता पड़ेगी, प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ेगी और कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी। तीनों में से कोई एक भी अगर कम होगा तो आपके चोट लगने पर आपके रक्त का थक्का अर्थात ब्लड क्लॉटिंग होने में
परेशानी आएगी तो कैल्शियम का पहला काम दांतों व हड्डियों का निर्माण और इनकी मजबूती के लिए आवश्यक है। दूसरा काम रुधिर स्कंदन अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के लिए उत्तरदायी है। रक्त दाब बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉर्मली हम लोगों को पता है कि सोडियम का बहुत काम है। आपने देखा होगा कि आप नमक ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो लोग मना करते हैं, नमक तेज़ खाने से बीपी हाई हो जाता है। सोडियम का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही ब्लड प्रेशर में और बॉडी में पानी की मात्रा बनाए रखने में, लेकिन कैल्शियम भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर सोडियम ऑप्शन में ना हो तो फिर कैल्शियम ऑप्शन में दे रखा हो, तो याद रखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि सोडियम ऑप्शन में ना देके सवाल की भाषा वही रहती है, प्रश्न की भाषा वही रहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायता करता है। चूँकि हम सब बहुत कॉमनली सोडियम को जानते हैं, और अगर सोडियम अवेलेबल ना हो तो फिर हम सोचते हैं पता नहीं क्या ऑप्शन होगा। तो अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं है तो कैल्शियम ऑप्शन में होगा। तो कैल्शियम के 3 काम देखें, दांतों और हड्डियों का निर्माण और उनकी मजबूती प्रदान करना, रुधिर का थक्का जमने में मदद करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायता करना। दूसरा आपका खनिज है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का भी वही काम है कि दांतों व हड्डियों के निर्माण व मजबूती प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, दांत और हड्डी दोनों में कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी पाया जाता है, और फॉस्फोरस की वजह से ही दांतों में मजबूती आती है और आपके हड्डियों में मजबूती आती है। याद रखिएगा, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के ये दोनों रोल एक से हैं। फॉस्फोरस एटीपी का घटक है। एटीपी का घटक है, याद रखिएगा। एटीपी क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कोर बायोलॉजी में इसकी बात करेंगे एटीपी क्या होती है। देखिएगा, हमारी बॉडी जो चल रही है वो किससे चल रही है? ऊर्जा चल रही है। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से, और काय से प्राप्त होती है? ऑक्सीजन से। हम जो खाना खाते हैं, खाना पचने के बाद काय में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। और सांस के द्वारा हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। मैं आपको बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तब काय की प्राप्ति होती है? ऊर्जा की। केवल खाना खाने से आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, या केवल सांस लेने से आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। जब आप ग्लूकोज यानी कि भोजन करेंगे, भोजन पच जाएगा, ग्लूकोज के रूप में आ जाएगा, और आप सांस लेंगे तो ऑक्सीजन मिल जाएगी। इन दोनों की क्रिया के साथ आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। अब जब ऊर्जा मिलती है तो ये क्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप सब जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा। एक कोशिका के अंदर का भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका जो आपकी बॉडी में सबसे छोटी इकाई कोशिका है, तो कोशिका का भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा प्राप्ति का ये जो क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, जो प्रोसेस देख रहे हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगी, ये ऊर्जा देगी, ये क्रिया कहाँ होती है? प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये प्रोसेस होता है तो जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा बनती है, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के संयोग से, इनके मिलन से जो ऊर्जा बनेगी वो किसके रूप में सेव हो जाती है? एटीपी के रूप में सेव हो जाती है। यानी कि एटीपी के बंडल बन जाते हैं। यानी कि ग्लूकोज आपके भोजन से प्राप्त हो गया, ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के द्वारा प्राप्त हो गई। जब ये दोनों मिले, कहाँ मिले? कोशिका के अंदर। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर छोटा सा भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगी? ऊर्जा। ऊर्जा किसके रूप में सेव हो जाएगी? एटीपी के रूप में सेव हो जाएगी। एटीपी के बंडल के रूप में ऊर्जा सेव हो जाएगी। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ध्यान रखिएगा, एटीपी का मुख्य घटक क्या होता है? फॉस्फोरस। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया के बाद जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में सेव हो जाती है, और एटीपी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। तो फॉस्फोरस का पहला काम दांतों व हड्डियों का निर्माण करना, इनको मजबूती प्रदान करना। फॉस्फोरस एटीपी का मुख्य घटक है, और एटीपी क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी में अम्लीयता और क्षारीयता, आपने देखा होगा अम्ल और क्षार होते हैं ना, एसिड और बेस। बात करेंगे पीएच मान की कि 7 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा। तो बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड ना होने पाए और बहुत ज़्यादा क्षार ना होने पाए, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या शरीर की अम्लीयता और शरीर की क्षारीयता के बीच का संतुलन बनाए रखता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आसानी से बुक्स में आपको इफेक्ट नहीं मिलता है। तो फॉस्फोरस के 3 काम हो गए। दांतों व हड्डियों का निर्माण व मजबूती प्रदान करना, एटीपी का मुख्य घटक है, शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच का संतुलन बनाए रखता है। तीसरा आपका मिनरल है लौ, जिसे हम आयरन कहते हैं। Fe इसका केमिकल फॉर्मूला, जिसे हम फेरस कहते हैं।
हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, आपके रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। आपकी बॉडी में जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी में पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन जाती है तो किसके माध्यम से जाती है, वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाती है। रक्त वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे कि आपकी बॉडी में जब आपने सांस ली तो आपके सांस में से जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई वो रक्त के थ्रू जाएगी, यानी कि रक्त आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। इसके अलावा आपके भोजन की सप्लाई भी, पचे हुए भोजन की सप्लाई भी रक्त करता है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई भी रक्त करता है। और रक्त में कौन करता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और हीमोग्लोबिन रक्त का एक पार्ट होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन, है ना। तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, आयरन से। और हीमोग्लोबिन काम क्या हो गया, रक्त के अंदर रह के ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है ना, क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। अगर आपकी बॉडी में आप देखते होंगे गर्भवती महिलाएं को आयरन की गोलियां दी जाती हैं, या आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बनता है। और हीमोग्लोबिन आपके रक्त का एक मुख्य घटक होता है। किससे मिलेगा आपको, पालक से, करौंदा से, सेब से। ये तीन चीज़ें जिससे आपको आयरन बहुत मिलेगा। पालक बहुत कॉमनली आप देखते हैं कि जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, खासकर पालक में आपको बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है। बाकी करौंदा आप जानते ही हैं, छोटे छोटे फल होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं। सेब से भी आपको आयरन मिलता है। चौथा खनिज आपका है सोडियम, केमिकल फार्मूला Na। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। शरीर का रक्तदाब, यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है वो बनाए रखने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, आपका सोडियम का। हम नमक जो खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, आपने देखा होगा किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो उसको हल्का नमक खाने की सलाह दी जाती है कि आपको नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन कौन कर रहा है, नमक, अर्थात सोडियम। तो सोडियम का पहला काम शरीर का रक्तदाब बनाए रखना। और दूसरा आप देख रहे हैं परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है समझिएगा, इसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इसे कहते हैं। देखिएगा, आपकी किडनी है, ये है ना, किडनी है, ऐसी होती है सेम के बीच के आकार की। अब देख, किडनी का काम क्या होता है, किडनी एक तरह से फिल्टर का काम करती है। किडनी एक तरह का फिल्टर है कि आपकी बॉडी में बहुत सारा पानी है अंदर, है ना, उस पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। आपकी बॉडी में क्या है, बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, आपके ब्लड में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। और किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर कर देती है। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, नहीं करती। आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाए तो उसका डायलिसिस होता है, नहीं होता है, कि किसी व्यक्ति के बॉडी की किडनी काम नहीं करनी ठीक से। अब क्या करना है, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। अब किडनी काम नहीं कर रही तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। देखा होगा आपने बहुत से बुज़ुर्गों को, अगर आप चेक करना चाहें नेट पे तो आपको मिल जाएगा। क्या होता है कि बुज़ुर्ग, ज़्यादातर बुज़ुर्गों के होता है, लेट जाते हैं बेड पे जाके, मशीनों के जरिए यहाँ से एक पाइप के जरिए उनका ब्लड निकाला जाता है और वो एक मशीन में जाता है। मशीन उसे फिल्टर करती है और वो फिल्टर किया हुआ ब्लड वापस उनकी बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। जो काम किडनी कर रही थी, अब चूंकि किडनी काम नहीं कर रही तो वो काम मशीन के द्वारा किया जाता है। इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा परासरण दाब क्या होता है। डायलिसिस समझ में आ गया होगा आपके, क्यों करना पड़ा, कि किडनी काम नहीं कर रही। किडनी काम क्या कर रही थी, किडनी कर रही थी ब्लड का फिल्ट्रेशन, है ना, रक्त को फिल्टर कर रही थी। रक्त को जब फिल्टर करती है तो रक्त में जो अशुद्धियाँ हैं, आपके ब्लड में जो अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों को वो निकाल लेती है और मूत्र के जरिए वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं। जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो देखते हैं आप, स्मेल आती है अजीब सी, क्यों आ रही है, क्योंकि उसमें एक तो यूरिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें कहाँ से आई कि आपकी बॉडी में बहुत सारी अशुद्धियाँ बनती हैं, उन अशुद्धियों को ब्लड ले आता है संग, अपने पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है और हर अंग की अशुद्धियों को वो साथ ले आता है। उन अशुद्धियों को आपकी किडनी फिल्टर कर देती है और वो अशुद्धियाँ पानी में घुल जाती हैं और किडनी मूत्र के माध्यम से उन्हें बाहर निकाल देती है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ये किडनी है और बॉडी के अंदर पानी है और बाहर टॉयलेट के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आप उन अशुद्धियों को बाहर निकाल रहे हैं, तो किडनी पे एक प्रेशर होता है। किडनी पे एक प्रेशर होता है कि कितना पानी बाहर जाना है और कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ बाहर जाने हैं, कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ बाहर। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में जो जरूरी पदार्थों को भी बाहर निकल जाए।
अगर बॉडी में जो ज़रूरी पदार्थ हैं आपके अंदर बॉडी में पानी में, अगर वो भी बाहर चले जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी बॉडी में। ये काम किडनी का है कि कौन से पदार्थों को मूत्र के जरिए बाहर निकालना है और कौन से पदार्थों को मूत्र के जरिए अंदर रखना है। तो जब इस तरह से अशुद्ध पदार्थों को मूत्र के जरिए बाहर निकाला जाता है तो किडनी पे एक प्रेशर काम करता है, उस प्रेशर को कहते हैं परासरण दाब। किडनी पे एक प्रेशर होता है कि कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ बाहर निकाल के मूत्र के जरिए, क्या होता है कि किडनी के बाहर एक लगा होता है, मूत्राशय लगा होता है, तो वो अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, पानी के जरिए फिल्टर से निकल के किडनी के माध्यम से बाहर आके मूत्राशय में जमा हो जाते हैं और मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो किडनी पे एक प्रेशर काम करता है, वही प्रेशर डिसाइड करता है कि कितना मूत्र आएगा आपको, कितनी बार आप टॉयलेट जाएंगे और उस मूत्र के जरिए कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ बाहर निकाले जाएंगे। इस प्रेशर को परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, और सोडियम इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए तो हो सकता है कि आपकी बॉडी से बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी निकल जाएं जिनकी शरीर में आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, सोडियम का पहला काम ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, दूसरा काम ऑस्मो रेगुलेशन बनाए रखना, परासरण दाब बनाए रखना। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। परासरण दाब मैंने लिखा है नीचे, परासरण दाब के संतुलन में रहने से शरीर में जल का संतुलन रहता है। जल में संतुलन रहता है क्योंकि जैसे ही किडनी का प्रेशर बिगड़ा, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे पदार्थ जिनकी आवश्यकता है वो भी निकल जाएंगे, ज़्यादा पानी बाहर निकल जाएगा, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो Na की कमी से क्या होता है, नमक की कमी से बॉडी में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है गर्मी के दिनों में, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, एक इलेक्ट्रॉल आता है नहीं, एक पाउच में आता है, नमकीन सा होता है ना। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, आपको ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको लगता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, जिसको हम निर्जलीकरण कहते हैं, आप कुछ ना करें, एक गिलास में थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी मिला लें, उसे पी लें, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है कि हम आलू के पराठे खा लेते हैं तो हमें बहुत प्यास लगती है, खासकर रात में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप उसके बाद क्या करें, रात में आप आलू के पराठे खाने के बाद, आपको पसंद है बहुत और आपने खा लिए हैं, तो आप एक काम करें, रात में सोते समय 1 गिलास शिकंजी पी लें आप आराम से। शिकंजी में आपका चीनी भी है, नमक भी है, नींबू भी है, और ख़ासकर नमक है, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी, आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो आपका काम क्या हुआ सोडियम का, कि शरीर के ब्लड प्रेशर को, रक्त दाब को मेंटेन करना, किडनी के परासरण दाब को मेंटेन करना। परासरण दाब के संतुलन से क्या होता है, शरीर में जल का संतुलन बना रहता है और सोडियम की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगला खनिज है आपका पोटेशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। और पोटेशियम का मेन काम क्या है कि आपका ब्लड ठीक से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका ब्लड ठीक से फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रक्त परिसंचरण का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। तो पोटेशियम, जिसे के से शो करते हैं, रक्त परिसंचरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, कि आपका ब्लड पूरी बॉडी में ठीक से सर्कुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। हृदय स्पंदन में सहयोगी, हृदय स्पंदन का मतलब है कि जो आपका दिल धड़कता है ना, दिल धड़कता है आपका, उसमें है ना, हार्ट बीट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले पढ़ाया था स्कंदन, एक शब्द पढ़ाया था स्कंदन, है ना, कौन, कैल्शियम। स्कंदन का मतलब था ब्लड क्लॉटिंग, और ये पढ़ा रहा हूँ मैं स्पंदन, इसे कहते हैं हार्ट बीटिंग। तो दोनों में अंतर है। रक्त का थक्का जमने में कैल्शियम का योगदान था, और रक्त का स्पंदन मतलब हार्ट बीट में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, आपका पोटेशियम का। तो पोटेशियम के 2 इंपॉर्टेंट रोल आपने समझ में आया कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके साथ साथ आपकी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, रक्त हृदय स्पंदन में भी सहयोगी है। मुख्य स्रोत क्या है, सेब। सबसे ज़्यादा स्रोत अच्छा क्या है इसका, सेब है। तभी तो कहा जाता है ना, एन एप्पल अ डे की डॉक्टर भैया, या सेब हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हार्ट के लिए अच्छा क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें पोटेशियम होगा, तो आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल करेगा, इसके अलावा ब्लड को सर्कुलेशन में मदद करेगा। तभी तो कहते हैं ना, हृदय रोगियों को 1 सेब रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि उनके दिल की धड़कन सेट रहती है। मुख्य स्रोत क्या है पोटेशियम का, सेब, इसलिए हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह दी जाती है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा करता है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपको। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है, जो सेब में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। देखिएगा हमारी लाइफस्टाइल बड़ी शहर में आने के बाद बड़ी ख़राब हो गई है लोगों की, और गांव में लोग प्रॉपर मेहनत करते हैं तो ज़्यादा मोटापा इत्यादि नहीं होता। शहरों में क्या होता है कि हम
ऐसे जॉब नहीं करते जहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की आवश्यकता पड़े, हम बहुत आराम तलब हो जाते हैं। कंडीशन क्या होती है, मोटापा बढ़ता जाता है, और मोटापा बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो रक्त की धमनियां हैं, रक्त की शिराएं हैं जिनमें होकर रक्त जाता है, उनमें फ़ैट जमा हो जाता है, और जब उनमें फ़ैट जमा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस फैट को कम करता है, यानी कि आपके ब्लड की जो वेसल्स हैं, आपके जो रक्त की वाहिकाएं हैं, है ना, रक्त वाहिका जिनमें होकर रक्त जा रहा है, उनमें फ़ैट जम जाए और आप रोज़ एक सेब खाते हैं तो सेब में जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो आपके रक्त वाहिकाओं में अर्थात ब्लड वेसल में जमे हुए फैट को कम करता है। इसका मतलब क्या है कि आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, इसीलिए सेब को हृदय रोगियों को खाने की सलाह दी जाती है। अगला खनिज है आपका आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि के विकास में बहुत सहयोगी है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा घेंगा रोग देखा हो, गर्दन में एक तरह से फोड़ा जैसा आ जाता है। बुद्धि विकास में बहुत सहयोगी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। बुद्धि के विकास में किस खनिज की आवश्यकता है, आयोडीन, इसलिए आपको आयोडीन नमक खाना चाहिए। देश का नमक टाटा नमक आप चाहे जो खाएं। हालांकि एक अध्ययन ये कहता है कि हमें सेंधा नमक खाना चाहिए, और मैं काफ़ी लंबे समय से सेंधा नमक खा रहा हूँ। उसकी वजह है कि जो नमक आप लाते हैं मार्केट से, जो नॉर्मल नमक है टाटा इत्यादि का, ये लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं इसको फ्री फ्लो बनाने के लिए, कि ऊपर से आप फेंकें तो सीधा गिरे नीचे आता ना, फ्री फ्लो चिपके ना आपस में, और इसके केमिकल बहुत नुकसानदेह होते हैं। और जो सेंधा नमक आता है ना, सेंधा नमक में फ़ायदा क्या है कि सेंधा नमक हल्का होता है। हल्के से मेरा मतलब है कि अगर आप ये टाटा इत्यादि नमक डालेंगे तो हो सकता है इतने नमक में आपका काम हो जाए। सेंधा नमक थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि वो उतना तेज़ नहीं होता, और उससे हमें जितने खनिज चाहिए वो सेंधा नमक में मिल जाते हैं। इसलिए मैं बहुत लंबे समय से उस सेंधा नमक को यूज़ कर रहा हूँ, और अब आप देखते भी होंगे बहुत सी कंपनियों इसका ऐड भी करना शुरू कर दिया है। बहरहाल आपको बुद्धि विकास में सहयोग कौन करता है, आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सागरीय खरपतवार और शैवाल, जो सागर में पाए जाते हैं, खरपतवार पाए जाते हैं, छोटे मोटे पौधे, और शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा गया है कि सागरीय खरपतवार या सागरीय शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है, किसके हैं, आयोडीन के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कोबाल्ट की बात करें, अगला आपका खनिज कोबाल्ट है। तो मैंने आपको विटामिन B12 पढ़ाया था, विटामिन B12 का नाम पढ़ाया था मैंने साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप ध्यान रखिएगा, B12 है ना। तो B12 विटामिन B12 का मुख्य अवयव हो गया कोबाल्ट। मैंने कहा था ना विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट पाया जाएगा तो क्या काय में सहयोग करेगा, रक्त निर्माण में सहयोग करेगा। तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का मुख्य अवयव है, जो RBC के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। आपके रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना, लाल रक्त कणिकाएं RBC जो होती हैं, उनके निर्माण में कोबाल्ट का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे हम RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो कोबाल्ट एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है जो विटामिन B12 का मुख्य अवयव है, और जो रक्त निर्माण में या रक्त में RBC के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं प्रतिऑक्सीकारक की। यह कोई खनिज नहीं है। प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है समझिएगा, क्या होता है, आपकी बॉडी में एक क्रिया होती है मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको पहले बताया था मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं क्या, उपापचय, हिंदी में कहते हैं उपापचय क्रियाएं। होता क्या है, आपने खाना खाया, खाना खाने से आपको क्या मिला, ऊर्जा मिली, और उसके अलावा वो ऊर्जा आपकी बॉडी में स्टोर हो गई फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, है ना, इस तरह सेव हो गई। उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ी तो आपने ऊर्जा यूज़ कर ली। यानी कि खाना खाने से लेके आपकी बॉडी में जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो ऊर्जा मिल रही है, चाहे आपकी बॉडी में फैट इत्यादि स्टोर हो रहा है, इस सब क्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैंने बताया दो भाग होते हैं इसके, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कोर बायोलॉजी में बात करेंगे इसकी। आपके शरीर में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, भोजन खाने से लेके उससे जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, चाहे बॉडी के अंदर फैट प्रोटीन इत्यादि बढ़ रहा है, ये सब क्रियाएं मेटाबॉलिज्म में आती हैं। और जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो रही होती है तो कुछ ऐसे तत्व बन जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती बॉडी में। कुछ ऐसे तत्व हो जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं बॉडी में, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे तत्व जो अनवांटेड है बॉडी में, ये कब बने हैं, मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान। अब ये तत्व जो होते हैं इनको ऑक्सीडेंट कहा जाता है, इनको ऑक्सीडेंट कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक, इन्हें कहा जाता है ऑक्सीकारक।
और ये अनवांटेड तत्व जो इस क्रिया में बन गए हैं, मेटाबॉलिज्म की क्रिया में, ये शरीर से बाहर नहीं जाते आसानी से, अपने आप बाहर नहीं जाते, और ये शरीर के अंदर रह के शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो रही है पूरी, कि आपने खाना खाया, उससे आपको ऊर्जा प्राप्ति हुई, आपकी ऊर्जा प्राप्ति के अलावा आपकी बॉडी में फैट बढ़ गया, कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, प्रोटीन इत्यादि बढ़ गया, ये सब क्रियाएं मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। और इस मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान कुछ ऐसे हानिकारक तत्व बॉडी में बन जाते हैं जो बॉडी से बाहर नहीं जाते, लेकिन वो बॉडी को नुकसान करते हैं, और उन तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेंट कहा जाता है या ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो इन हानिकारक तत्वों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। आपने कभी भी च्यवनप्राश का ऐड देखा हो? च्यवनप्राश जो होता है ना, आपका डाबर च्यवनप्राश या आपका पतंजलि का च्यवनप्राश, च्यवनप्राश में आपने देखा हो, कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने का मतलब क्या है? कि इसमें ऐसे तत्व हैं जो इन हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देंगे। नॉर्मली आपको फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना आपसे कि सेब में आपको क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। क्या कर रहा है कि आपके ब्लड वेसल में जो वसा है, आपकी रक्त वाहिकाओं में जो वसा इकट्ठा हो गया, उसको बाहर निकाल देता है। इसी तरह से हर फल में, हर सब्जियों में आपको क्या मिलेगा? एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, जो आपके शरीर के अंदर जो हानिकारक ऑक्सीडेंट पैदा हो गए हैं मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट ये ऐसे यौगिक हैं जो ऑक्सीकारक की अभिक्रिया को मंद कर देते हैं, यानी कि इनकी क्रिया मंद कर दी जाती है। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं बॉडी में, नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनकी एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं कौन? एंटीऑक्सीडेंट। मानव शरीर में बहुत सारी कैसी क्रियाएं चलती रहती हैं? मेटाबॉलिक क्रियाएं, बताया था मैंने आपको। इसके दौरान क्या बन जाते हैं? इनके दौरान ऑक्सीकरण के दौरान मुक्त मूलक बन जाते हैं। जो ऑक्सीकरण है, इन्हीं को मुक्त मूलक कहा जाता है। जो ऑक्सीकरण है, इन्हीं को मुक्त मूलक कहा जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी कि ये बॉडी में बन गए हैं। कैसे हैं ये? फ्री हैं और रेडिकल हैं। रेडिकल किससे कहते हैं? उग्रवादी टाइप व्यक्ति से कहते हैं। जो उग्र होता है, जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है, उसको रेडिकल कहते हैं। तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान बहुत सारे क्या बन जाते हैं? मुक्त मूलक, इन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं या ऑक्सीकारक कहते हैं। और ये क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट इन मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करके इनके दुष्प्रभावों से शरीर की रक्षा करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जब आप लेते हैं हरी सब्जियों और फलों के माध्यम से, तो आपकी बॉडी में से ये फ्री रेडिकल, जो कि हिंदी में मुक्त मूलक कहे जा रहे हैं, या क्या है? ये ऑक्सीकारक हैं। कब बने? ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान बन गए हैं, अनवांटेड हैं, और जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्हें एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इन्हें डेड कर दिया जाता है। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं एंटीऑक्सीडेंट? हरी सब्जियों व फलों में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस वीडियो में आपने देखा बहुत सारे खनिज देखे, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कोबाल्ट इत्यादि देखा, और आपने देखा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।